21वीं शताब्दी, वो शताब्दी जिसने बहुत सारे चेंजेस देखे ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर में। जिस तरह 20वीं शताब्दी अमेरिका की शताब्दी के तौर पे देखी गई, पश्चिमी देशों की शताब्दी के तौर पे देखी गई, 21वीं शताब्दी के लिए ये कहा जाता है ये वो दौर है जो कि एशियन पावर्स और जो दूसरी कुछ कंट्रीज़ हैं जो आज की तारीख में कोई एक बड़े इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे उभर रही, उनका दौर होगा। 21वीं शताब्दी ने राइज देखा ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर में कई सारी नई कंट्रीज़ का, जो कि एक की प्लेयर के तौर पे इमर्ज किए ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम में, जिन्होंने ग्लोबल डिमांड और सप्लाई सिस्टम पे एक मेजर इम्पैक्ट डालते हुए आज की ग्लोबल पॉलिटी में खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इसने जो हेजमनी थी वेस्ट की, जो हमेशा से ओल्ड पावर जिन्हें हम G7 कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर वेस्ट की इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और एशिया से केवल एक जापान रहा, उनके हेजमनी को तोड़ने की कोशिश की और उनको एक मेजर चैलेंज के तौर पर देखा। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में हमने देखा कि किस तरह से G7 कंट्रीज़ जो अभी तक विश्व की अर्थव्यवस्था के इंजन माने जाते थे, उनका शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में कम हुआ और कई सारे नए राज्यों का उद्भव हुआ है इकोनॉमिकल सिस्टम में वर्ल्ड के, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ प्रमुख हैं। इन कंट्रीज़ से उम्मीद की गई कि ये 21वीं शताब्दी में दुनिया के अंदर जो विकास का इंजन है उसको रफ्तार देंगे, उसको लीड करेंगे, ये एक मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल प्ले के तौर पे इमर्ज करेंगे। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई जिसे कहा गया ब्रिक्स। ब्रिक्स वो नेशंस का वो रीजनल ब्लॉक जो कि 21वीं शताब्दी में दुनिया को लीड करने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं। ब्रिक्स में जो कंट्रीज़ आती हैं वह ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनिशियली ब्रिक था 2009 में जब भी बना, लेकिन एस जुड़ा इसमें बाद में साउथ अफ्रीका के सन 2010 में। ये वो नेशंस हैं जिन्होंने 21वीं शताब्दी में तेज़ी से अपने शेयर को बढ़ाया ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम में, और इनकी तेज़ अर्थव्यवस्था के कारण इनका दखल बड़ा वर्ल्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो सिस्टम है उसके अंदर। अगर हम बात करें इन कंट्रीज़ का, तो ये टोटल दुनिया की आबादी का 41% हिस्सा जो आबादी का है उसको शेयर करती हैं। दुनिया की टोटल ग्लोबल जीडीपी का 24% हिस्सा इनके पास है। दुनिया का जो टोटल ग्लोबल ट्रेड है वो 17% इन कंट्रीज से होता है। चाइना की अगर बात करें ब्रिक्स के इकोनॉमिकल शेयर में किस कंट्री का कितना शेयर है, तो ब्रिक्स का जो इकोनॉमिकल शेयर है इसमें चाइना के पास सबसे बड़ा जाइंट शेयर। आप जैसे कि जानते हैं कि चाइना 21वीं शताब्दी में एक सबसे ताकतवर राष्ट्र के तौर पर, एक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा। वो दुनिया के अंदर एक आर्थिक प्रोडक्शन हाउस के तौर पे उभरा। तो ब्रिक्स के अंदर चाइना का शेयर सबसे बड़ा है जो कि 68% है। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है जो कि जो ग्लोबल शेयर है आपके ब्रिक इकोनॉमीज का, उसके अंदर इंडिया का शेयर 14% है, ब्राज़ील का 9% है, रशिया का 8% है, सबसे कम साउथ अफ्रीका का 1.7% है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो आज की तारीख में मेजर रोल प्ले कर रही हैं वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में, वर्ल्ड सर्विस सेक्टर में, वर्ल्ड माइनिंग सेक्टर में और इवन इन एनर्जी मार्केट रशिया जैसी कंट्रीज़। अब आप समझें, चाइना जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया एक मेजर सर्विस सेक्टर का हब है। साउथ अफ्रीका माइनिंग सेक्टर और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसके अंदर उभरा हुआ। वहीं ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील बहुत तेज़ी से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर एक मेजर इकोनॉमिकल पावर के तौर पर उभरा। रशिया जो एक समय दुनिया की मेजर ग्लोबल पावर थी 90s में, जिसका पतन होता है सन 2000 के बाद विद द हेल्प ऑफ इट्स वेल्थ अर्न फ्रॉम इट्स एनर्जी मार्केट, रशिया दोबारा से रीमर्ज करता है, खुद को एक मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल प्ले के तौर पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। सबसे पहले जो टर्म थी वो जिम ओ'नाइल ने 2000 में इस्तेमाल की थी उस नए ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें इन नए ग्लोबल इकोनॉमिकल प्लेयर्स का राइज हो रहा था वर्ल्ड इकोनॉमी में। जिम ओ'नाइल ने ये भविष्यवाणी 2000 में की थी, अर्ली 2000s में, कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो G7 कंट्रीज़ हैं इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिकल ऑर्डर को स्टेगनेटेड करते हुए एक डोमिनेटिंग ग्रुप अपना बना के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पे एक वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिस्टम को लेके चल रही हैं। इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, और जो रिफॉर्म है इन्हें कौन ड्राइव करेगा? इनको ये कंट्रीज ड्राइव करेंगी जिसमें एशिया की कंट्रीज हैं, जिसमें अफ्रीका के साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, रशिया है, बिकॉज ये वो कंट्रीज जिनके पास एक युवा पॉपुलेशन है, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चांसेस हैं। ये टर्म सबसे पहले जो जिम ओ'नाइल हैं उन्होंने गोल्डमैन सैश के लिए सन 2001 में अपने पेपर बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमीज़ में यूज़ की थी। गोल्डमैन सैश ने प्रेडिक्ट किया था उस दौर में कि ब्रिक्स की जो इकोनॉमीज़ हैं ये सन 2050 तक दुनिया की 4 सबसे डोमिनेंट इकोनॉमिकल पावर्स के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश कर लेंगी। ये जो इकोनॉमी आप समझिए, दुनिया की अब जो टोटल लैंड एरिया उसका 25% हिस्सा और आबादी के 40% हिस्से पे फैली हुई है। ये दिखाती है कितनी अहम ताकतें हैं दुनिया के अंदर आज के दौर में। अगर आप बात करते हैं इसमें इंडिया की और चाइना की, तो ये मेजर सप्लायर है मैन्युफैक्चर्ड गुड के और सर्विस सेक्टर के। वहीं ब्राज़ील, रशिया जो है वो एक मेजर नेचुरल रिसोर्स सप्लायर है, सिमिलरली फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल। ये तब माना गया था कि इनके पास
वो कैपेबिलिटी है कि वो जो दुनिया के जो इस्टेब्लिश ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिकल ऑर्डर है, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू वेस्टर्न पावर्स अपनी हेजिमनी को इस्टेब्लिश करती हैं, उसको चैलेंज करने की कैपेसिटी है। इनके पास वो ताकत है कि ये वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म कर सके। उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो उनका दखल है, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस में, जिसके थ्रू ये ग्लोबल पावर्स अपनी हेजिमनी को कहीं ना कहीं असर्ट करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिस्टम, उसको चैलेंज करने की कैपेसिटी इन कंट्रीज़ के पास, और ये करेंगी। 2001-2002 में ये उम्मीद किया गया था कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये 2022 तक जो G7 कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ रेट को भी एक्सीड कर जाएंगी। G7 कौन सी कंट्रीज़ है? G7 दुनिया की जो 7 हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और इकोनॉमिकल पावर कंट्रीज़ हैं वो है, जिसमें से ज़्यादातर इस समय अगर आप देखें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और एशिया से उसमें जापान आता है। 2000 में अगर आप बात करें तो ब्रिक्स की जो कंबाइंड GDP थी उस समय की इकोनॉमी का दुनिया का 23% थी, जो आज बढ़ के करीबन 26% के आसपास आ चुकी है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी वो उस समय और आज भी इंडिया और चाइना एंजॉय करता है अमंग द ब्रिक्स कंट्री। इनिशियली ये ब्रिक था, जिसमें साउथ अफ्रीका बाद में 2010 में जुड़ा, 2009 में इसकी शुरुआत हुई, तो उसके बाद से हर साल ये मिलता है। हिंदुस्तान ने अभी तक 2 दफ़ा ब्रिक्स की मीटिंग को समिट को ऑर्गेनाइज किया है। लास्ट समिट नवंबर 2020 में ऑनलाइन हुई थी थ्रू रशिया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। वो ऑफलाइन जुलाई में जो होने वाली थी वो कैंसिल हो गई थी और वो हेल्ड नहीं हो पाई थी इस कारण से। अगर आप बात करें ब्रिक्स जो हैं, ब्रिक्स का एक मेजर डिमांड ये भी है कि ब्रिक्स का ये मानना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है शुरू से वेस्ट के डोमिनेंस में रहा है, G7 कंट्रीज़ के डोमिनेंस में रहा है, इसलिए ये कंट्रीज़ डिमांड करती हैं कि बेटर रिकंस्ट्रक्शन हो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर का, UN का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, जिसमें बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले इन कंट्रीज़ को, जो कि आज की तारीख में मेजर पावर के तौर पे इमर्ज कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। वो बात चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF और G7 का इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो, जिससे कि ये सिस्टम बना हुआ है डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, जिसमें कुछ कंट्रीज़ हमेशा से इन इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं डोमिनेट करती हैं, वो ख़त्म हो। यहाँ आपको समझना होगा कि IMF वर्ल्ड बैंक जिसको ट्रेडिशनली आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, उसके अंदर अगर आज बात करें तो ब्रिक्स का जो वोटिंग शेयर है वो 14% है, वर्ल्ड बैंक में IMF में 14.91% और वर्ल्ड बैंक के अंदर 13.24%। तो एक अपने आप एक बड़ा वोटिंग शेयर भी है कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेडिशनली वेस्ट डोमिनेटेड माने गए हैं। ये उम्मीद की जाती है कि 2025 तक केवल US और जापान ही वो G7 कंट्रीज़ रह पाएंगी जो टॉप 6 इकोनॉमीज़ में होंगी दुनिया की, जबकि 40% से ज़्यादा मार्केट जो होगा ये ब्रिक्स की कंट्रीज़ अपना कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेंगी। ये माना गया था 2025 तक ऐसा होगा कि दुनिया की टॉप 6 इकोनॉमीज़ में जो आज की G7 कंट्रीज़, इसमें से केवल US और जापान बचेगी और बाकी की जो 4 जगह हैं वो ब्रिक्स की कंट्रीज़ माइनस साउथ अफ्रीका होल्ड कर लेगी। 2005 से लेकर 2012 के बीच में चाइना और इंडिया ने बहुत हाई ग्रोथ रेट विटनेस की, जिससे एक ये एक्सपेक्टेशन को और बल मिला कि जो ब्रिक कंट्रीज इनके पास वो पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑर्डर इसको चेंज करते हुए अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पे एस्टैब्लिश कर लेंगे। और ब्रिक्स एक मेजर यूरोपियन यूनियन का या G7 का एक काउंटर बन के उभरेगा। 2009 में जो ये बना, इसका मेन एम जो है ब्रिक्स का वो क्या है? इन उभरती इकोनॉमीज़ के बीच में बेटर कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, साथ के साथ ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में रिफॉर्म्स की बात को बढ़ावा देते हुए ये इंश्योर करना कि जो उभरती हुई कंट्रीज़ हैं इनका शेयर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बढ़े, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम में बढ़े, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में बढ़े, और जो ट्रेडिशनल वेस्ट का डोमिनेंस है वो खत्म हो। गौर कीजिए, ब्रिक्स में से केवल रशिया और चाइना ही UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जबकि इंडिया जो दूसरी सबसे बड़ी जो ताकत है आबादी के लिहाज से, या ब्राज़ील जो सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का, या साउथ अफ्रीका जो सबसे रिच इकोनॉमी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, उसकी कोई से नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना होगा ताकि वो बदलती हुई दुनिया के हिसाब से आगे बढ़ सकें। ये उनकी मेजर डिमांड है। साथ में IMF वर्ल्ड बैंक, जिनको शुरू से कहीं ना कहीं वेस्ट के डोमिनेंस को स्ट्रेंथन करने के तरीके के तौर पे देखते रहे हैं, तो ये उनके अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि इसमें रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये रिप्रेजेंट करे दुनिया के बदलते हुए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। इनका जो मेजर फोकस है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन है। मैंने वीडियो जो बनाया था नॉर्थ साउथ कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़, उनका हमेशा से एक इल्ज़ाम रहा कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो उनको एक्सप्लॉइट करता है थ्रू इट्स कंट्रोल ओवर वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दैट्स व्हाई द मेन फोकस ऑफ ब्रिक इज टू रिफॉर्म that whole financial institution and by which it try to promote global south-south cooperation, जिससे कि जो ग्लोबल साउथी कंट्रीज़ हैं वो इन चंगुलों से, ये वेस्ट के चंगुल से बाहर निकल सके। इंडिया एक बढ़ती हुई बाजार के तौर पे उभरता है, वहीं साउथ अफ्रीका
और ब्राज़ील इसमें मेजर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कंट्री हैं। अगर आप बात करें चाइना की, वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, और आप बात करें रशिया की तो एक मेजर मिलिट्री और मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ के थ्रू आप देखें कि किस तरह से ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम में अपने इलाकों को अचीव करना चाहते हैं। 2011 में ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील शामिल हो, 2010 में उसको इन्वाइट किया गया था। अगर आप बात करें 2012 में जो इंट्रा ब्रिक्स था, ब्रिक्स के बीच की कंट्रीज़ में जो ग्लोबल ट्रेड था वो तकरीबन $282 बिलियन के आसपास का था, जो कि 2002 में केवल $27 बिलियन के आसपास था। यानी दिखता है कि ब्रिक्स बनने के बाद से इन कंट्रीज़ के बीच में आपस का कॉपरेशन भी बेहतर हुआ, और जो कि 2015 तक $500 बिलियन के आसपास पहुंचने की उम्मीद थी, जो उसे वो अब क्रॉस कर चुका है। लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना जितना एक्सपेक्टेड था वो उतनी ग्रोथ रेट अब शायद वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं हम इस चक्कर में। लेकिन ये ज़्यादातर जो ट्रेड है, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये फेवर इन चाइना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ग्लोबल ट्रेड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड सन 2019-2020 में जो इंडिया चाइना के बीच में जो ग्लोबल ट्रेड था वो तकरीबन था आपका, एक सेकेंड, 2012 में चाइना के बीच जो ग्लोबल ट्रेड था वो था आपका 60 वो हाईली इन फेवर ऑफ चाइना था। चाइना से हम ज़्यादा इंपोर्ट और ट्रेड करते हैं। और अगर आप बात करें दोनों के बीच के रिलेशनशिप की, तो एक मेजर ट्रेड पार्टनर हम इस समय हैं, जिसमें से $82 बिलियन का हम दोनों के बीच में ट्रेड था 2019-2020 में, जिसमें $65 बिलियन का जो था वो चाइनीज़ इंपोर्ट था इंडिया की तरफ, मतलब इंडिया चाइना से खरीदे। तो जो चाइना का एक्सपोर्ट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था चाइना को केवल $16 बिलियन था। तो ये दिखता है कि अगर आप इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड में बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है। चाइना इसमें सबसे मेजर ग्रोथ प्लेयर है कहीं ना कहीं। टारगेट जो एरियाज़ जो है ब्रिक्स के कॉपरेशन बढ़ाने के, वो मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी की ओर है, साथ में रिफॉर्म इन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक्स जो है वो एक ब्लॉक की तरह काम करता है, करने की कोशिश करता है, करना चाहता है दुनिया के अंदर, जिसकी से वो वेस्ट की हेजेमनी को चैलेंज कर सके। इसका जो मेन मकसद है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर अपना कोटे को बढ़ाना है, जिसमें वो सक्सीड कर चुका है। एज अ ब्लॉक वो आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक वोट करता है, जैसे मैंने आपको बताया। वर्ल्ड बैंक में इनका शेयर 13.24% है, और वहीं IMF में 14.91% का इनका वोटिंग शेयर है। तो इसके थ्रू ये अपनी एजेंडाज को सेट डाउन करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड ट्रीटीज़ और जो डायलॉग्स होते हैं उसके अंदर। जो इसका मेन फोकस है वो इसके सिवाय वो एक पैरेलल करेंसी रिजीम को क्रिएट करना है, जिसके थ्रू वो डॉलर की हेजेमनी को ख़त्म कर सकें, और USA का जो एक हेजेमनी बना हुआ है इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको कम किया जा सके। चाइना इसमें आज के तौर पर हम देखें USA के एक मेजर चैलेंज के तौर पे उभरा है, और कहीं ना कहीं इसीलिए ब्रिक्स के अंदर चाइना का डोमिनेंस भी साफ दिखता है। और चाइना की जो कैपेसिटी है एक बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करने की दुनिया के अंदर, और साथ के साथ जो उसके पास वास्ट फॉरेन रिजर्व्स हैं, इसके तौर पे वो दुनिया में एक बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टर के तौर पे उभर रहा है। तो आप देखेंगे किस तरह से चाइना अफ्रीका में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, किस तरह से वो अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो उसका मैरीटाइम सिल्क रोड हो, इसके थ्रू वो खुद की इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, वो खुद को एक मेजर पावर के तौर पर असर्ट कर रहा है। सिमिलरली इंडिया आज की तारीख में खुद को एज अ मेजर सर्विस प्रोवाइडर, एज अ मेजर सॉफ्टवेयर पावर के तौर पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है। लेकिन आप यहाँ ये भी देखें कि इसके लिए इस IMF की जो इसमें जो सबसे मेजर ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं, जो ब्रिक्स का एक सक्सेस स्टोरी है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको $100 बिलियन के थ्रू 2015 में इस्टेब्लिश किया गया ब्रिक्स कंट्रीज़ के थ्रू, जिसका मेन मैंडेट IMF वर्ल्ड बैंक की हेजेमनी को तोड़ना है। जो ये इनका जो IMF वर्ल्ड बैंक जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू लोन देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिसके थ्रू उनका डोमिनेंस उन कंट्रीज से बनता है, उसको तोड़ना है। इसलिए 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। इसका मेन एम जो है वो लोन प्रोवाइड करवाना मेंबर कंट्रीज़ को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके लिए उन्हें IMF वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और वो वेस्ट की हेजेमनी से बच सकें। तो ये उसका एक मेजर ब्रेक थ्रू है। कोरोना के वक्त इंडिया ने भी $1 बिलियन का भी कर्जा लिया था न्यू डेवलपमेंट बैंक से, साथ के साथ सालाना $30 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा देने के लिए इसको ऑथराइज़ किया गया मेंबर कंट्रीज़ को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडिया फ्यूचर में से कल $15 बिलियन का लोन लेने का प्रोजेक्ट बना रहा है। पर ब्रिक्स की अपनी दिक्कतें हैं। ब्रिक्स एक बहुत अच्छे एक हाइपोथेसिस को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन ये शायद उतना सक्सेस नहीं हो पाया एज अ रियल सक्सेस स्टोरी, जिसके कई सारे कारण हैं। पहला, इंडिया चाइना रिफ्ट, जो दो मेजर शेयर होल्डर्स हैं ब्रिक्स के, इनके आपस के जो रिलेशन है वो 2015 के बाद लगातार ख़राब होते गए। चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे वो जुलाई 2020 में जो हमारी सोल्जर्स की शहादत का इशू हो, उसने कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में कशीदगी लाई। और आप देखेंगे कि अब एक ट्रेड वॉर इंडिया चाइना के बीच में ही चल रहा है। इंडिया अपनी डिपेंडेंसी को चाइना के ऊपर कम करना चाहता है। वो एक
पार्टनर से ज़्यादा राइवल के तौर पे चाइना को कहीं ना कहीं देख रहा है, जिससे ब्रिक्स के अंदर कॉपरेशन के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है। ब्रिक्स के एक मेजर प्रोजेक्ट के तौर पे चाइना ने जब OBR प्रोजेक्ट को, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को डिक्लेयर किया, जिसके थ्रू वो वेस्ट की हेजेमनी को तोड़ना चाहता था, जिसके थ्रू नए अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स बनाना चाहता था, इंडिया ने अपने नेशनल सोवरेनिटी के इशूज़ के कारण इस प्रोजेक्ट से खुद को दूर रखा, बिकॉज इंडिया इसको एक एज ए खतरे के तौर पर देखता है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के तौर पर देखता है चाइना को उसके पार्ट के तौर पर। तो कहीं ना कहीं इनसे दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप में थोड़ी खराबी आई है, और एक कोऑपरेटिव पावर्स की जगह हमें कोऑपरेटिव मेंबर्स की जगह हमें कॉम्पिटिटिव मेंबर्स बनते जा रहे हैं इस ब्लॉक्स के, जिससे प्रॉब्लम आती है। साथ में जो डिमांड है इंडिया और ब्राज़ील की UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट की, रिफॉर्म्स की, उसको चाइना सपोर्ट नहीं करता। अगर इन्हें मिल जाएगा तो इससे ब्रिक्स ताकत भर बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद चाइना को लगता है कि अगर इंडिया साउथ सिक्योरिटी काउंसिल में आया तो उसका इन्फ्लुएंस एशिया से कम हो सकता है, इसलिए इसको चाइना सपोर्ट नहीं करता। रशिया की इकनॉमी लगातार 2010 के बाद से जो इनिशियल पुश था वो गिरती जा रही है, खासकर जो ऑयल का, गैस का प्राइस गिरा उसका इम्पैक्ट, और जो वहाँ पे स्टैग्नेशन के कारण रशिया का इकनॉमी श्रिंक कर रहा है लगातार। ब्राज़ील की इकनॉमी करप्शन और जो डिमांड की कमी है इस समय रॉ मटेरियल्स की, उसके कारण श्रिंक कर रही है। इंडिया की इकनॉमी आफ्टर 2015-16 के बाद से लगातार गिर रही है, 28% तक श्रिंक कर चुकी है। चाइना का भी एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक गिरा बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण, लेकिन इंडिया की इकनॉमी अपने स्ट्रक्चरल क्राइसिस के कारण कम हो रही। कोरोना का इम्पैक्ट अपनी जगह है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो एक उम्मीद थी कि इंडिया एक मेजर इकोनॉमिकल पावर के तौर पर इमर्ज करता हुआ बाईपास कर जाएगा यूरोप को, वो अब होता हुआ मुमकिन दिख नहीं रहा है नज़दीक फ्यूचर में। USA चाइना ट्रेड वॉर जो है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट चाइनीज़ ट्रेड पे पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं ब्रिक्स के लिए प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज जो चाइना है वो मेजर इंजन है ब्रिक्स को ड्राइव करने वाला। और इसके सिवाय जो एक सस्पिशियन है इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, चाइना की बढ़ती पावर को देखते हुए, देखिए चाइना अपनी पावर अपने एरिया में बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना को तो एक मेजर वर्ल्ड पावर के तौर पर एस्टेब्लिश करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना एक इस समय असर्टिव पॉलिटिक्स खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो चाइना की असर्शन की पॉलिटिक्स है खुद को एज अ मेजर ग्लोबल पावर एस्टेब्लिश करने की, इसको लेकर बहुत ज़्यादा शक कहीं ना कहीं दिमाग में है साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी जो मेंबर कंट्रीज़ है ब्रिक्स की, उनमें, बिकॉज ये डायरेक्टली थ्रेट के तौर पर देखते हैं। स्पेसिफिकली इंडिया चाइना के बढ़ते प्रभाव को एज अ मेजर थ्रेट देखती है खुद के इन्फ्लुएंस के लिए दुनिया के अंदर, खुद के अटेम्प्ट्स के लिए, जो दुनिया में एक मेजर वर्ल्ड पावर इंडिया बनना चाहता है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं कॉपरेशन से ज़्यादा सस्पिशन इसके अंदर है। साथ में 2015 के बाद जो इंडिया की रिलेटिव डिक्लाइन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसने कहीं ना कहीं ब्रिक्स के सपनों को कुछ धक्का पहुंचाया है। और जो इंडिया USA के रिलेशनशिप इंप्रूव हुए, देखिए चाइना के बढ़ते प्रभाव के कारण चाइना को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं USA ने इंडिया को आगे प्रमोट किया, जिसके नतीजे में आप देखें चाहे सिविल न्यूक्लियर डील हो, चाहे क्वाड की बात हो, अब आप क्वाड के मेंबर बनते हैं। आप एक तरफ ब्रिक्स के मेंबर, एक तरफ US लेड क्वाड के मेंबर बनते हैं, US स्पॉन्सर्ड क्वाड के। आप चाइना को काउंटर करने के लिए US के साथ अलाय बना रहे हो, वहीं आप ब्रिक्स में रहते हो चाइना के साथ एक इकोनॉमिक अलाय बनाना चाह रहे हो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इंडिया इसलिए ब्रिक्स एक आसियान या यूरोपियन यूनियन नहीं बन सकता, बिकॉज यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर है वही आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं और एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट फैक्टर का डेफिसिट है। आज इंडिया USA को ज़्यादा फेवर कर रहा है, ऑल्दो हमारा जो मैंडेट है ब्रिक्स का वो वेस्ट की हेजेमनी को तोड़ना है वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं उसने कहीं ना कहीं हमें मजबूर किया है कि हम USA की ओर जाएँ। तो जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि जो एक पूरा एजेंडा है, जो पूरा एम है, वही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है या काउंटर हो रहा है। तो ये प्रॉब्लमैटिक है अपने आप में। साथ के साथ में इंडिया की जो स्ट्रेटजी है चाइना को कंटेन करने की इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में, वो एक मेजर थ्रेट है दोनों देशों की कॉपरेशन के बीच में, बिकॉज चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है इस रीजन में और इंडिया उसको एज अ थ्रेट देखता है फॉर इट्स सोवरेन इंटरेस्ट। तो यहाँ ये जो कंपटीशन है ये ब्रिक्स के डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है। इसके सिवाय जो फेलियर रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक का बड़े लोन प्रोवाइड करवा पाना अपनी नॉन मेंबर कंट्रीज़ को, अभी तक ब्रिक्स ने NBD ने जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ उनको बड़े लोन्स प्रोवाइड नहीं करवा पाए, तो ये जिस मैंडेट के साथ आया था कि जिसके थ्रू ये चाहता था कि IMF वर्ल्ड बैंक को काउंटर करेगा, वो अभी तक सक्सेसफुल होता हुआ दिख नहीं रहा। इसके कारण काफ़ी सारे लोग ये आज की तारीख में आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि ब्रिक्स केवल एक डिस्कशन का एजेंडा बन के रह गया, बिकॉज जो दो मेजर ड्राइविंग इंजन्स हैं ब्रिक्स के, इंडिया और चाइना, वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सार्क के लिए जो अक्सर कहा जाता है कि सार्क एक बड़ा पोटेंशियल रखता है आसियान या यूरोपियन यूनियन की तरह उठने का, लेकिन जो दो मेजर इकोनॉमीज़ हैं सार्क की, इंडिया और पाकिस्तान, वो आपस में कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं, जिसका नतीजा है कि सार्क एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन या स्टैग्नेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर उभर कर आया। वही हाल ब्रिक्स के साथ हो रहा है, क्योंकि ब्रिक्स की इकोनॉमी लगातार डिक्लाइन कर रही है, कंट्रीज़ के आपस में जो रिलेशनशिप है वो खराब होते जा रहे हैं। खासकर जो दो मेजर ताकतें इस ग्रुप की हैं, चाइना और इंडिया, और दोनों अलग अलग ब्लॉक्स में जा रहे हैं खुद के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। चाइना OBR के थ्रू इंडिया को घेरना चाहता है, वहीं इंडिया विद द हेल्प ऑफ USA एंड क्वाड चाइना को घेरना चाहता है। तो जब दो मेजर
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्रिक्स के आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रहेंगे तो उस केस में बड़ी मुश्किल है कि ब्रिक्स एज अ एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ पाए। और दूसरा जो मेजर एजेंडा इनका ये था कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वेस्ट की हेजेमनी को चैलेंज करेंगे, वो होता हुआ दिख नहीं रहा, बिकॉज न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद प्रोवाइड करवा पाने के लिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कंट्रीज़ इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं चाइना को, बिकॉज जो चाइना का एक हिस्ट्री रहा है डेब्ट सर्कल वाला, वो उससे डर रही हैं कहीं ना कहीं। और ब्रिक्स कहीं ना कहीं चाइना का हेजेमोनिक इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है, बिकॉज चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना के रिलेशनशिप इंडिया की सिवाय बाकी कंट्रीज से बेहतर है ब्रिक्स मेंबरशिप के, और वो काफ़ी तक डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए चाइना के ऊपर। तो चाइना ब्रिक्स को भी एससीओ की तरह या ओबीआर की तरह एक चाइनीज डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, जो इंडिया के लिए एक मेजर खतरा है। तो कई लोगों का कहना है कि जो इनिशियल 2000 में उम्मीद की गई थी ब्रिक्स पूरी तरह से दुनिया के इकोनॉमिकल ऑर्डर को बदल देगा, वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सजेशन मोस्ट वेलकम है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।